हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। When we look at the temporary mounts of onion peel as well as human chick cell, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. जैसा कि हमने पिछली एक्टिविटीज़ में अनियन सेल और चिक सेल को देखा था, तो हमने देखा था कि जो सेल का लार्ज कंटेंट है उसको किसने कवर किया हुआ है, उसको कवर किया हुआ है सेल मेम्ब्रेन ने। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, और यह एक ऐसा रीजन है सेल के अंदर का जो बहुत ही लाइट कलर स्टेन, अगर बात की जाए स्टेनिंग की या इसे डाई करने की, तो इस रीजन पे बहुत हल्का रंग आता है। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। इस रीजन को हम साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड। द साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। कहते हैं सेल की भी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सेल के फंक्शंस, वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। इट ऑल्सो ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेलीज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, और ये सभी ऑर्गेनेलीज अपना अपना काम करती है। सेल ऑर्गेनेलीज आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। ये सभी सेल ऑर्गेनेली के ऊपर भी एक परत होती है जिसे हम मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं। In prokaryotes, beside the absence of defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. अगर बात की जाए प्रोकैरियोट्स की, तो हमने जैसा कि पढ़ा है वहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, एज वेल एज वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़कर बाकी सभी ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें दिखाई नहीं देती। ऑन द अदर हैंड, द यूकैरियोट्स सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज। जबकि दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देती है, एज वेल एज हमें वेरियस ऑर्गेनेलीज दिखाई देती हैं जो सेल का डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस। तो सबसे अगर हम देखा जाए तो सबसे बढ़िया उदाहरण इसका वायरस का है। वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हैंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि वायरस ना तो लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग होते हैं। कहते हैं कि जब तक ये किसी सेल के बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वायरस के ऊपर किसी भी तरह की परत नहीं होती, दे लैक मेम्ब्रेन्स। और जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग। ये अपने जैसी बहुत सारी कार्बन कॉपी निकालना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लिविंग बॉडी में जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। इसलिए हम आज भी यह क्वेश्चन है कि वायरस लिविंग होते हैं नॉन लिविंग। तो स्टूडेंट्स, वायरसेस आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। जब तक ये किसी सेल के बाहर हैं तो ये नॉन लिविंग है, जैसे ही किसी सेल के अंदर एंटर करते हैं दे आर लिविंग। तो स्टूडेंट्स, दे डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट, come to the question. Fill in the gaps in the following table illustrating differences between prokaryotic and eukaryotic cell. तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक क्वेश्चन भी है कि डिफ्रेंशिएट करो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। ये सभी ने अपनी नोटबुक में बना लेना है अंडर द क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल का अगर देखा जाए साइज़, तो जनरली दे आर स्मॉल इन साइज़, अबाउट
1 to 10 micrometer and 1 micrometer is equal to 10 raised to power minus 6 meter. साइज़ जनरली इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइज़ जनरली लार्ज। यहाँ पर आपको जो सेल का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, अबाउट 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज़ न्यूक्लियर रीजन। अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर रीजन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, whereas in यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर रीजन इज़ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है दे आर कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द न्यूक्लियर रीजन इज़ नोन एज न्यूक्लियोइड। यहाँ हम न्यूक्लियस ना कहकर जो सिंगल क्रोमोसोम थ्रेड लाइक क्रोमोसोम है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिखाई देता है जिसके बाहर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देती है। द थर्ड पॉइंट इज़ इन प्रोकैरियोटिक सेल क्रोमोसोम सिंगल। जैसा मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, उसके अंदर आपको एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम होता है जो कि सिंगल होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जैसा कि हमने अभी पढ़ा ही था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। और अगर बात की जाए यूकैरियोटिक सेल की तो वहाँ सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, और उन सेल ऑर्गेनेल्स के बाहर हमें मेम्ब्रेन दिखाई देती है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में हमें सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस दोनों तरह की ऑर्गेनेली दिखाई देती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। एक फिफ्थ पॉइंट ज़रूर ऐड कीजिएगा आप अपनी नोटबुक में कि प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर 70S राइबोसोम होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम आर ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनेली, सेल की ही एक भाग होते हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। इसी वजह से राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है सेल की। ये कॉमन क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि विच ऑर्गेनेली इज़ कॉल्ड प्रोटीन मशीनरी ऑफ सेल। तो राइबोसोम इज़ अ प्रोटीन मशीनरी ऑफ सेल। तो एक और बात है स्टूडेंट कि राइबोसोम के साइज़ को देखते हुए यहाँ पर 2 तरह के राइबोसोम्स हमें दिखाई देते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वहाँ पर हमें 70S राइबोसोम्स दिखाई देते हैं, वेयरएज इन यूकैरियोटिक सेल वी सी 80S राइबोसोम्स। अब स्टूडेंट्स राइबोसोम के बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ कम टू द सेल ऑर्गेनेलीज। Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. हर सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है जो इसको सेपरेट करता है इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज सपोर्ट देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर बात की जाए बड़े सेल्स की, फॉर एग्जांपल किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल की, तो वहाँ पर बहुत सारी केमिकल गतिविधियाँ, रासायनिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं जो किसी एक ऑर्गेनिज्म के को कैपेबल बनाती है फॉर सर्वाइवल। तो कीप दिस एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट kinds separate from each other. These cells use membrane bound little structure or organelles within themselves. तो कहा जा सकता है सेल के भी छोटे छोटे कोश अंग होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। ये सभी ऑर्गेनेल्स अपना अपना काम स्वयं करती हैं और सेल की दिनचर्या को बना कर रखती है। दिनचर्या मीन्स के सेल को स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कैपेबल बनाती है। This is one of the feature of the eukaryotic cell that distinguish from the prokaryotic cell. यही एक फीचर है जो यूकैरियोटिक सेल्स को अलग करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स से कि यूकैरियोटिक सेल्स में बिसाइड न्यूक्लियस की बात की जाए, न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर। जबकि प्रोकैरियोट
सेल के अंदर हमें ये ऑर्गेनेल्स दिखाई नहीं देती, एक्सेप्ट याद रखना राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम हमें दोनों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी डिफरेंस आ जाता है। प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं जबकि यूकैरियोट में 80S। and S is represent to the sedimentation coefficient. It is related to the size of ribosome। और S जो रिप्रेजेंट करता है एक वैज्ञानिक का नाम भी, तो स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था, इसके साइज़ को, तो स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से भी हम एस को रिप्रेजेंट करते हैं। We have talked about the nucleus in a previous section. Some important example of cell organelles which we will discuss now are, अब हम वन बाय वन इन सभी सेल organelles के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ER के नाम से भी जानते हैं, गोल्जी एपरेटस, lysosome, mitochondria, plastids and vacuoles. They are important because they carry out some very crucial function in cell. ये सभी सेल organelles बहुत ही important है क्योंकि ये बहुत ही important काम करती हैं सेल के अंदर। तो स्टूडेंट फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। अगर सेल के अंदर देखा जाए तो आपको एक लार्ज नेटवर्क, ट्यूब लाइक लार्ज नेटवर्क दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है या परत है वो सिंगल होती है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लोंग बैग्स, और ये एक लंबी ट्यूब्स के आकार की या फिर राउंड या फिर छोटी छोटी वेसाइकल्स मतलब थैली के आकार की होती हैं। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर बात की जाए मेम्ब्रेन की, ER के बाहर जो परत होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसकी कंपोजिशन या स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ER की भी 2 टाइप्स होती हैं। RER जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, SER जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो स्टूडेंट RER अब हमें इन दोनों टाइप्स को एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस के साथ आगे पढ़ते चले जाना है। RER लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ अ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस। अगर RER की बात की जाए तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और जब हम इसका माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें वो रफ दिखाई देता है ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन बनाने में काम आता है। तो राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि राइबोसोम्स क्या काम करते हैं। दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। और यहीं से राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बनता है, वह सेल के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स कम टू द अदर टाइप दैट इज SCR। The SCR helps in the manufacture of fat molecules और lipids। बात की जाए SCR की फुल फॉर्म होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पर राइबोसोम जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, जिसके कारण ये ट्यूब्यूल्स बिल्कुल स्मूथ दिखाई देती हैं। और बेसिकली ये क्या करती हैं, ये फैट मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड्स का संचार करती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है सेल के फंक्शनिंग में। सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की। और ये प्रोटीन और लिपिड उसे कहाँ से मिलता है, ये प्रोवाइड करता है SER। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। बायोजेनेसिस मतलब उत्पन्न करना, मेम्ब्रेन का जो बनना है वो कहाँ से पॉसिबल हुआ है, SCR के द्वारा, क्योंकि SCR उसे रॉ मटेरियल भेजता है। क्या रॉ मटेरियल है वो है प्रोटीन एंड लिपिड। हमने पढ़ा है ना, मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो
सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। कुछ प्रोटीन और लिपिड एक्ट एज एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि दे आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो किसी रिएक्शन को जल्दी करवाने में मदद करते हैं। एंड हॉर्मोन्स ऑल्सो। ऑल्दो द ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। अगर हम सेल के अंदर देखेंगे तो यह हमें एक जाल की तरह दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स लुक एट द फिगर 5.5, इट इज़ अ एनिमल सेल। अगर बात की जाए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एनिमल सेल के बाहर सिर्फ आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये एक डिफरेंस भी है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो स्टूडेंट्स हम बेसिकली फोकस करेंगे राइबोसोम्स में। अब आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस के बाहर आपको ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक जाल दिखाई दे रहा है। अब आप अगर फोकस करेंगे तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस भी आप देख सकते हैं ER के ऊपर। जहाँ पर राइबोसोम्स ER के ऊपर अटैच होते हैं उस ER को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी राइबोसोम की अटैचमेंट नहीं है, तो इसी वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यहाँ अगर बात की जाए एनिमल सेल की डिटेल में तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, सेंट्रियोल आगे जाकर आपको सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट गोल्जी एपरेटस भी हमें न्यूक्लियस के पास में दिखाई दे रहा है। तो इन सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमने जो अभी रीड किया है वो किया है अबाउट ER कि ER क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंड रफ़। रफ़ के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम, जबकि स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने का काम करता है, जबकि स्मूथ क्या करता है, स्मूथ स्टोर करता है प्रोटीन एंड फैट्स को, और वही हमारी मेम्ब्रेन को बनाने में भी काम करता है। तो स्टूडेंट ये जो आप फिगर देख रहे हैं फिगर 5.5, इट इज़ अ फिगर ऑफ एनिमल सेल। तो स्टूडेंट जब हम डिफरेंस करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल का, वहाँ पर आप ये फिगर ड्रॉ करेंगे। Thus one function of the ER is to the serve as a channel for the transport of material। अगर बात की जाए ER की फंक्शन की तो यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, तो आप इसको फंक्शंस की हेडिंग देंगे अपनी नोटबुक में। वन फंक्शन ऑफ द ER इज़ टू सर्व एज अ चैनल। तो ER का मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट, स्पेशली कौन से मटेरियल, प्रोटीन्स का, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, रफ है। अगर RER की बात की जाए तो वहाँ पर राइबोसोम में तो बेसिकली बन क्या रहा है, प्रोटीन। तो बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म, या तो यह ट्रांसपोर्ट 2 सेल के बीच में होगा या सेल के ही अंदर दूसरे भाग तक होगा। The ER also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो कहीं ना कहीं ER हमें हमारे जो सेल है उसके अंदर ER कुछ रासायनिक गतिविधियों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। आगे आप वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसे एनिमल्स में लीवर सेल के अंदर हमें जो SCR है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। SCR क्या करता है, वह डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे पॉइजन को और ड्रग्स को। हमने पढ़ा है कि लीवर क्या करता है, जब भी हमारे शरीर में बाहर से कोई बैक्टीरिया या फिर कोई पॉइजन आता है तो लीवर क्या करता है, उसको उसके इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई करता है। और यह काम किसके द्वारा किया जाता है, SCR के द्वारा। लीवर के अंदर जो SCR है वो इन सभी पॉइजन्स को, साइड इफ़ेक्ट्स को डिटॉक्सिफाई कम करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं SCR इज़ प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन लीवर सेल्स ऑल्सो। अब देखते हैं फिगर 5.6। यहाँ पर आपको प्लांट सेल दिखाई दे रहा है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ प्लांट सेल के बाहर आपको क्या दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, सेल वॉल।
ज़्यादातर आपको एक और डिफरेंस जो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 95 या % भाग है वो वैक्यूल ने कवर किया हुआ है। वैक्यूल भी एक खाली थैली के समान होता है। बाकी सेंटर में आपको सेंटर में तो नहीं, खैर वैक्यूल क्या करता है, न्यूक्लियस को एक साइड धकेल देता है इन अ प्लांट सेल। तो आपको यहाँ पर न्यूक्लियस सेंटर में ना दिखाई देकर एक साइड में दिखाई देगा पेरिफ्री पर, और आपको यहाँ स्पेशली क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं। और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म एंड यहाँ पर भी आपको रफ ER एंड स्मूथ ER दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है जो है वो है गोल्जी ऑपरेटस। इसको हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक आपको जितना बताया गया है उसको ध्यान से रीड कीजिए और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको 1 बाय 1 उनको बनाते चले जाइए, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे। धन्यवाद।